वॉल स्ट्रीट का एक बहुत ही फेमस कोट है कि डोंट कैच ए फॉलिंग नाइफ। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी बहुत तेजी से गिर रहा है तब उसको पकड़ने का कोशिश नहीं करना चाहिए। जैसे एक पास्ट में हम लोगों ने देखे डीएचएफएल, यस बैंक, इस तरह का कंपनी में क्या होता है, जब मार्केट बहुत चढ़ता है तो लोग उसको फोमो क्रिएट हो जाता है और फिर जब ये गिरने लगता है तो लोगों को लगता है कि ये एवरेजिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है या ये एवरेजिंग करने का सबसे अच्छा टाइमिंग है। इसी तरह जैसे जैसे वो स्टॉक गिरते जाता है वो एवरेज करते चल जाते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि इस कंपनी में इतना गड़बड़ी है, उस टाइम पे अब उस स्टॉक से एग्जिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका जस्ट ऑपोजिट वॉरेन बफेट सर का एक कोट है कि व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी बी फियरफुल, व्हेन अदर्स आर फियरफुल बी ग्रीडी। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जब तबाही मचा हुआ है, सब डरे हुए हैं, तब आपको मार्केट में खरीदना चाहिए। और जब सब बहुत खुश है मार्केट से, मार्केट में बहुत ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है, तो उस टाइम आपको बेच के निकल जाना चाहिए। दोनों कोटेशन एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और आज हम लोग मार्केट एनालिसिस करेंगे और वीडियो को लास्ट में इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा कोटेशन करंट मार्केट में सही बैठता है। 2014 में इंडिया स्टॉक मार्केट जो था वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट था, जो करंट सिनेरियो में देखे तो घटते घटते अब 7th पोजीशन पे पहुंच चुका है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये दो पोजीशन कैप्चर किया है ताइवान और साउथ कोरिया ने। ताइवान जो इतना छोटा सा कंट्री है, हार्डली 2 से 2.5 करोड़ का आबादी है, जिसके पास ना बहुत ज्यादा डिफेंस पावर है। चाइना एकदम कट्टर दुश्मन जो बगल में खड़ा है और हमेशा उसको धमकाते रहता कि कभी भी इसको हम कब्जा कर लेंगे। वो कंट्री का जीडीपी भी इंडिया से 1/4 से भी कम है, उसके बावजूद भी वो इंडियन स्टॉक मार्केट को सरपास कर देता है। अब इंडिया में क्या बताया जाता है कि हम लोग का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंजप्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग का ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। लेकिन ताइवान पे ये दोनों चीजें एप्लीकेबल नहीं होता है। ना वहाँ पर पॉपुलेशन है, ना वहाँ पर कंजप्शन बहुत ज्यादा है, ना ही उसका जीडीपी अच्छा है, और उसके दुश्मन तो बहुत बुरी तरीके से उसको घेर के रखा है। दूसरा कंट्री है साउथ कोरिया, जिसका पॉपुलेशन हार्डली 5 करोड़ के आसपास है, जो इंडिया का बहुत सारा एक स्टेट का पॉपुलेशन इससे ज्यादा है। उस कंट्री के पास भी हार्डली दो ही कंपनी है जो अच्छे से परफॉर्म करता है, एक सैमसंग है और एक और कंपनी है। जब इस तरह का छोटा कंट्री कम जीडीपी के बावजूद भी इंडिया को सरपास कर देता है, तो कुछ तो इंडिया में गड़बड़ी चल रहा है। अब सेकेंड चीज देखते हैं कि इंडिया का परफॉर्मेंस 2026 में कैसा रहा अदर वर्ल्ड मार्केट के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग इस चार्ट को देखें और इस पे आपको ईयर ऑन ईयर सेकेंड लास्ट कॉलम पे आपको फोकस करना है, हम लोग सेकेंड लास्ट कॉलम को सॉर्ट कर दिए, तो इसमें ऑलमोस्ट वर्ल्ड का सारे मेजर कंट्रीज है। उसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो जापान ने 2026 में इस ईयर में 76% का रिटर्न दिया, यूएस ने 33%, कनाडा ने लगभग 30% का रिटर्न दिया। इस तरह से हम लोग जब नीचे आते जाएंगे तब आपको दिखेगा लास्ट में सेंसेक्स ने रिटर्न दिया -9.67%। अब ये नंबर को याद रखिएगा 9.67% को, क्योंकि इसको हम लोग कंपेयर करेंगे और भी कंट्रीज से। तो हमें जो बार बार बताया जाता है कि एआई की वजह से इंडियन मार्केट कहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा और बाकी मार्केट एआई की वजह से परफॉर्म कर रहा, तो आप दिखाते हैं आपको रियलिटी। यूरोपियन मार्केट छोड़ दीजिए, अमेरिकन मार्केट भी छोड़ दीजिए, एशियन मार्केट भी छोड़ देते हैं, अफ्रीका का मार्केट देखिए, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखिए। घना, जिसमें एआई से कोई लेना देना नहीं, एक्चुअली अफ्रीका में कहीं भी एआई से कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा, ना ही सेमीकंडक्टर पे बहुत ज्यादा काम हो रहा। उसके बावजूद भी पूरा अफ्रीकन मार्केट में देखिए जो वर्स्ट परफॉर्मर है, जो कि मॉरिशियस है, 7.29%। मतलब मॉरिशियस से भी हम लोग गंदा परफॉर्म किया, पूरा अफ्रीकन कंटिनेंट से भी हम लोग गंदा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस डेटा से आपको क्लियरली ये पता चल गया कि इंडियन मार्केट वर्ल्ड का वर्स्ट परफॉर्मर इंडेक्स बन चुका है अभी। और कहीं ना कहीं इतना गंदा परफॉर्म करने का रीजन बहुत ही डीप है। अगर अफ्रीका भी हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब हम लोग का इकोनॉमी काफी डेंजर पोजीशन पे है। अब एक एक करके इस चीज को समझिए कि हम लोग का इकोनॉमी में कहाँ इतना प्रॉब्लम आ गया कि हम लोग अफ्रीका को भी बीट नहीं कर पा रहे। यूएस और कोरिया और यूरोपीय इस तरह का कंट्रीज को तो छोड़ ही देते हैं। नंबर वन, बैक टू बैक बहुत सारा स्कैम बाहर आ रहा। एचडीएफसी बैंक, जो बैंक इंडिया का सबसे अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में माना जाता था, कुछ दिन पहले उस पर स्कैम निकला है। अभी रिसेंटली राजेश एक्सपोर्ट पे 15 लाख करोड़ का स्कैम बाहर निकल के आया, और बहुत कोई तो ये भी डाउट कर रहे हैं कि ये 15 नहीं, ये 23 लाख करोड़ का स्कैम है। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि ये स्कैम कोई सेबी या कोई रेगुलेटरी बॉडीज ने नहीं पकड़ा है। एक इन्वेस्टर को डाउट आया और उस इन्वेस्टर को डाउट के बेसिस पे जब उन्होंने कंप्लेन की है तब जाके ये स्कैम बाहर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है अभी भी बहुत सारा कंपनी ऐसा स्कैम कर रहा जो कि अभी तक बाहर नहीं आ पाया है, जो इंडिया का स्टॉक मार्केट को इसके वजह से एक डाउट में डाल देता है एफआईएस को। सेकेंड पॉइंट है, इंडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करने के बावजूद भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया
था कि वैल्यूएशन क्यों नहीं गिर रहा। अब चाहे तो आई बटन पे वो वीडियो को देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस एसआईपी होए जा रहा है जिसकी वजह से वैल्यूएशन गिर नहीं पा रहा। रिसेंट गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो कंपनीज का अर्निंग है वो लोअर डबल डिजिट में रहेगा, हार्डली 11 टू 12% या मैक्सिमम 13%। कुछ कंपनीज तो सिंगल डिजिट में ग्रो करेंगे, जबकि जो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म किया जैसे एआई रिलेटेड यूएस का स्टॉक या कोरिया का स्टॉक, वहां पर स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी वहां का अर्निंग ग्रोथ 30 to 40% का अर्निंग ग्रोथ का प्रोजेक्शन दे रहे हैं। इंडिया का आईटी कंपनीज 2 to 3% का अर्निंग का प्रोजेक्शन देते हैं, और इस अर्निंग ग्रोथ पे भी लोग इतना ज्यादा एसआईपी किए जा रहे हैं कि वैल्यूएशन गिर ही नहीं पा रहा मार्केट का। और जब तक वैल्यूएशन गिरेगा नहीं, मार्केट चीप नहीं लगेगा, तब तक एफआईएस इंडिया मार्केट में नहीं आएगा। हालांकि पीई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो 10 ईयर का एवरेज पीई आता है, मीडियन पीई, वो 23 के आसपास है, और करंट निफ्टी 50 का पीई 20 में आ चुका है। लेकिन अर्निंग के वजह से, अर्निंग ग्रोथ नहीं होने की वजह से एफआईएस और ज्यादा पीई गिरने का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तभी वो मार्केट में शायद आएंगे। थर्ड प्रॉब्लम, रूपी हम लोग का बहुत तेजी से गिर रहा है। लास्ट 1 ईयर में रूपी 10% से गिर चुका है, और इसी 1 ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट ने -7% का रिटर्न दिया। तो डॉलर टर्म में हम लोग -17% का रिटर्न दिए, जबकि अदर मार्केट ने इसी टाइम पे 30-40% का रिटर्न दिया है। और हमें अक्सर बताया जाता है कि रूपी डिवैल्यू होना इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग का एक्सपोर्ट और चीप होगा, हम लोग का एक्सपोर्ट के लिए और अच्छा है। लेकिन रियलिटी ये है कि हम लोग का एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। आज तक हम लोग इसी बात पे खुश हो रहे हैं कि एप्पल इंडिया में आके असेंबल करके उस फोन बेच रहा है। मेक इन इंडिया के नाम पे एप्पल ने यहाँ पर बस अपना असेंबल करता है फोन को, और सैमसंग ने कुछ फोन को यहाँ पर असेंबल करता है और कुछ डिस्प्ले बनाता है। सबसे बड़ा मेक इन इंडिया का अचीवमेंट बस यही दो को गिनाया जाता है। तो एक्सपोर्ट हम लोग का बढ़ नहीं रहा, ऊपर से रूपी इतना ज्यादा डिवैल्यू हो रहा है, जिससे हम लोग का फिजिकल डेफिसिट काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट को पता नहीं वो फिजिकल डेफिसिट को किस तरह से वो मैनेज करेगा, जिसके वजह से गवर्नमेंट का कहना है कि गोल्ड और ज्यादा नहीं खरीदना चाहिए, पेट्रोल का कम यूज करना चाहिए, हमें बाहर घूमना नहीं चाहिए। ये सारे चीजों का अगर आप नोटिस करोगे तो आपको एक ही चीज समझ में आएगा कि गवर्नमेंट चाह रहा है कि किसी तरह हम लोग का डॉलर बाहर ना जाए या कम से कम जाए, ताकि हम लोग फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल कर सके, जो कि नियर फ्यूचर इसको कंट्रोल करना पॉसिबल तो दिख नहीं रहा। अब गवर्नमेंट ने पेट्रोल इंपोर्ट को कम करने के लिए इथेनॉल का E85 कंपोजिशन का पेट्रोल मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। अब E85 को एक्सेप्ट करने वाला व्हीकल्स बहुत कम है इंडियन मार्केट में, तो भले वो पेट्रोल पंप पे अवेलेबल हो जाए, हालांकि ये इतना इजी नहीं है सारे पेट्रोल पंप पे अवेलेबल कराना। E20 तक तो इजी था, E15 E20 तक तो इजी था, लेकिन E85 को इम्प्लीमेंट करना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि इतना गाड़ी ही नहीं है इंडिया में जो E85 पेट्रोल को एक्सेप्ट कर सके। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन जैसा सिचुएशन चल रहा उस तरह से लग तो नहीं रहा कि इतना नियर बाई इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। फोर्थ प्रॉब्लम है कि करंटली हम लोग इन वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बावजूद भी हम लोग का जीडीपी ग्रोथ रेट को 6.9 से घटा के 6.6% कर दिया गया। साथ ही ये फोरकास्ट किया गया कि इन्फ्लेशन भी हम लोग का बढ़ रहा है। तो आप सोचिए, एक तरह से जीडीपी गिर रहा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं हम लोग को स्टैगफ्लेशन की तरफ लेके जा रहा है। और एक बार जब कोई कंट्री स्टैगफ्लेशन में फंस जाता है तो वहां से निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और कुछ टाइम पहले चाइना बहुत लंबे टाइम, लगभग 30 ईयर तक परफॉर्म नहीं कर रहा था, और उसका सबसे बड़ा एक रीजन दिया गया था कि वहां पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिर रहा है, मतलब बर्थ रेट बहुत तेजी से गिर गया है। और आज का ही रिपोर्ट आया कि इंडिया का बर्थ रेट भी काफी तेजी से गिर रहा है। इनफैक्ट हम लोग का बर्थ रेट अब उस पोजीशन से नीचे आ चुका है कि जहां जितना पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को उतना ही बनाए रखने का भी पोजीशन पे नहीं है, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म पे हम लोग का जो कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी है उस पे भी इम्पैक्ट आएगा। एंड फिफ्थ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, ये टेम्पोररी प्रॉब्लम है, स्पेसएक्स एंड एंथ्रोपिक का आईपीओ आ रहा, और ये दो कंपनी का वैल्यूएशन बताया जा रहा लगभग लगभग $3 ट्रिलियन का। पूरा इंडिया का स्टॉक मार्केट का जीडीपी 5 ट्रिलियन से कम है, और यहाँ सिर्फ ये दो कंपनी 3 ट्रिलियन पे वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। अब यूएस मार्केट का खूबसूरती यही है कि जब भी इस मार्केट में कुछ होता है तो पूरा दुनिया उसमें पैसा डालने को रेडी हो जाता है। तो डेफिनेटली जो एफआईएस इंडियन मार्केट में पैसा डाल के रखा हुआ है, और जब इतने टाइम से पैसा बन नहीं रहा, उसका करेंसी गिर रहा, जिसकी वजह से उसका रिटर्न हम लोग के लिए जीरो रिटर्न के बावजूद भी उन लोग के लिए नेगेटिव रिटर्न होते जा रहा। तो ऐसे सिचुएशन पे एफआईएस इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के फॉरेन का मार्केट में, यहाँ पर आईपीओ में, खासकर स्पेसएक्स, एंथ्रोपिक, इस तरह का आईपीओ में लगाना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। इसके वजह से इंडियन
इंडियन स्टॉक मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है। तो करंट सिनेरियो को देखा जाए तो काफ़ी सारा मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम दिख रहा है। अब जब मैंने स्टार्टिंग में 2 कोटेशन दिए थे, डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ, और जो वॉरेन बफेट का है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड बी fearful व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। आपको ये 2 कोटेशन में से कौन-सा कोटेशन आपको लगता है कि करंट मार्केट सिनेरियो में सही बैठता है? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।